वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अप्रैल 2025 और 25 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक तो यही याद रखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, कब से मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। कब? 2010 से लगातार इसे हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 73वें संविधान संशोधन से 1992 में लागू की गई। ये जो संविधान संशोधन है ये पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो याद रखो, 73वें संविधान संशोधन से 1992 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए लागू की गई थी, कि सत्ता का कोई केंद्रीकरण ना हो, उसका विकेंद्रीकरण बना रहे, डिसेंट्रलाइज रहे पावर, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है, इसके 3 स्तर हैं। अब ये 3 स्तर कौन से हैं? एक है जिला स्तर, दूसरा है ब्लॉक स्तर और तीसरा है ग्राम स्तर। तो ये जो 3 स्तर हैं, यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखो, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का। तो इतना आपको पंचायती राज के बारे में याद रखना है। अभी प्रधानमंत्री मोदी पंचायती राज दिवस पर कहाँ गए थे? बिहार के मधुबनी में। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिवाइज कराने से पहले एक फैक्ट मैं आपको बताऊँ। कल मैं जब कमेंट पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा कमेंट मुझे देखने को मिला। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, जब भी आप इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कराते हो तो सारे मत रिवाइज करा करो, क्योंकि सारे कराने में टाइम लगता है और उनको बिना देखे रिवाइज कराया करो। जितने भी आप हाईलाइट करते हो उनको रिवाइज कराओ और बिना देखे रिवाइज कराओ। तो ये जो सजेशन है मुझे अच्छा लगा। आज से मैं आपको जब भी इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराऊंगा बिना देखे रिवाइज कराऊंगा और लिख में सारे दूंगा, जिससे कि पीडीएफ में आप पढ़ लोगे। तो अप्रैल में पहला इंपॉर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? याद है, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखो। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, इसलिए 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को, और उत्कल दिवस को ही हम उड़ीसा दिवस कहते हैं। अच्छा, 2 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 3 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था? हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। उसके बाद 5 अप्रैल को मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट डे बताया था, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल के बाद आप सीधा 7 अप्रैल का याद रखो। 7 अप्रैल का इम्पोर्टेंट है, क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया था। 7 अप्रैल के बाद मैंने आपको 10 अप्रैल को एक इम्पोर्टेंट डे बताया था, याद है? विश्व होम्योपैथी दिवस। कौन सा डे? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया था। 10 अप्रैल के बाद सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को क्या मनाया गया था? विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 24 घंटे के लिए एएसआई के जो भी स्मारक हैं उनकी टिकट को फ्री कर दिया था। आप बिना टिकट लिए किसी भी एएसआई का जो संरक्षित स्मारक है उसको विजिट कर सकते थे। ये इस बार के विश्व विरासत दिवस पर किया गया था। तो याद रखो, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल के बाद सीधा आप 21 अप्रैल का याद रखो। 21 अप्रैल को क्या मनाया गया था? सिविल सेवा दिवस। और सिविल सेवा दिवस के साथ मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट डे बताया था 21 अप्रैल को, वो क्या था? विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार दिवस। 21 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल का सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर पूरे अप्रैल में आप देखना चाहोगे कि सबसे इंपोर्टेंट क्या है, तो 22 अप्रैल है।
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे। और इस बार के अर्थ डे की थीम याद रखनी है, अबर पॉबर अबर प्लानेट। क्या थीम बताई थी मैंने आपको? अबर पॉबर अबर प्लानेट। 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के साथ ही मैंने आपको एक लैंग्वेज डे बताया था। कौन सा लैंग्वेज डे था? इंग्लिश लैंग्वेज डे। अंग्रेजी के कवि हैं विलियम शेक्सपियर। इनका जन्म भी 23 अप्रैल को ही हुआ था और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल को हुई थी। तो 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया। और इंग्लिश लैंग्वेज डे के साथ मैंने आपको बताया था कि स्पेनिश लैंग्वेज डे भी 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उन्हीं के डे मनाए जाते हैं। अब 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? एक तो फ्रेंच लैंग्वेज डे बताई थी, दूसरा बताई थी चाइनीज लैंग्वेज, तीसरा बताई थी रशियन लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, एक अरेबिक लैंग्वेज है और एक चाइनीज लैंग्वेज है। तो ये यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिनके डे मनाए जाते हैं, जिसमें से 23 अप्रैल को 2 डे मनाए जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज डे और स्पेनिश लैंग्वेज डे। अच्छा, 23 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल का याद रखना है। 24 अप्रैल का तो यही है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज के बारे में जितना भी मैंने आपको बताया ये सब आप नोट कर लो। तो अब तक अप्रैल में इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं। अच्छा, 24 अप्रैल को ही एक ये और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। ये जो लेबोरेटरी एनिमल होते हैं, जैसे जब भी दुनिया में कोई रिसर्च होती है तो पहले ट्रायल किस पे किया जाता है? चूहों पे किया जाता है या जानवरों पे किया जाता है? तो इनको हम लेबोरेटरी एनिमल बोलते हैं। तो वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे लिख दिए हैं, आप चाहो तो एक बार इनको देख कर भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये टी रविशंकर नियुक्त किए गए। इनको सबसे पहले 2021 में, कब? 2021 में 3 साल के लिए आरबीआई का गवर्नर बनाया गया। फिर 2024 में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया और अब 2025 में फिर से इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर फिर से बन गए हैं टी रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई की स्थापना मैंने अभी बताई है, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई के अभी के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, ये 26वें नंबर के गवर्नर हैं। 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अब क्या बन गए हैं? प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, दूसरे नंबर के। पहले नंबर के कौन है? पीके मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी के फर्स्ट नंबर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो है पीके मिश्रा और सेकंड नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब बन गए हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? निधि तिवारी नाम याद है? निधि तिवारी, इनको प्रधानमंत्री मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था, निजी सचिव नियुक्त किया गया। मैंने आपको भी बताया कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। पूनम गुप्ता ये अभी अप्रैल में ही आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी थी। एस जानकी रमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। टी रविशंकर को फिर से इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और एम राजेश्वर राव ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चारों के नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, अभी 23 में विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। संतोष कुमार को इंडसिंड बैंक का डिप्टी CFO नियुक्त किया गया। मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूजीसी के चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी। और जस्टिस BR गवई ये हमारे 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम स्टील इंडिया 2025 का आयोजन हुआ? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्टील कार्यक्रम है, स्टील इंडिया 2025 या फिर इंडिया स्टील 2025, दोनों तरह से इसे लिखा गया है। इसका आयोजन अभी कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया है?
तो राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्होंने अभी राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान शुरू किया और भारत सरकार का जो टारगेट है, ये टारगेट है 2026 तक भारत को खसरा रुबेला मुक्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? तो अभी अपने देश भारत की आपत्ति के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास जो होना था उसे रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका ने किया है तो मैप में देखो, ये है श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये मेडल याद आ रहा है, मित्रा विभूषण, ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। और अभी जब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका गए हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी को मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये क्या है? इसे पाक की खाड़ी या फिर पाक स्टेट या फिर पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहीं पे कच्छतीबू द्वीप है, कच्छतीबू द्वीप, जो भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। अभी पम्बम ब्रिज का उद्घाटन हुआ था, वो भी यहीं पे है। अभी प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह की शुरुआत की, LIVA, यानी कि लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। 2 दिवसीय स्टडी इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। और अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस ले लिया है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त कौन है, तो याद है नाम आपको? संतोष झा। कौन है? संतोष झा। अच्छा, अभी श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था, वो भी मैंने आपको बताया था। श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुई थी, स्लिनेक्स 2024 एक्सरसाइज, वो कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हुई थी? विशाखापट्टनम में। और श्रीलंका में दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं, यानी कि श्रीलंका के टूरिस्ट का सबसे बड़ा सोर्स इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 57 वर्षीय हैं कुमार मंगलम बिड़ला, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ये आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष हैं और अब इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, पे शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया जाएगा। और मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयंका पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? तो ये घोषणा अब सिक्किम ने कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिक्किम गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि सिक्किम में अब जो भी पुलिस की भर्ती होगी उसमें अग्निवीरों को 20% का आरक्षण दिया जाएगा। उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, जैसे अपने अग्निवीर की सेवा पूरी करके आता है और कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उसको सिक्किम गवर्नमेंट दुकान अलॉट करके देगी। इतनी घोषणा सिक्किम गवर्नमेंट ने अग्निवीरों के लिए की है।
अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। अच्छा, सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटक शुल्क लगा दिया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू कर देगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। ये देश में पहली बार किसी राज्य ने की है। और भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये अमरावती में स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा। इसके लिए रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी यानी कि आरटीजीएस की अभी मीटिंग हुई है। तो ये याद रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ये भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में स्थापित होगा। और अमरावती के बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये दुनिया की पहली ऐसी सिटी होगी जो कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगी। कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, इस तरह से कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगी। दुनिया की पहली सिटी होगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एशियन योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एशियन योगासन चैंपियनशिप, इसका दूसरा संस्करण अभी 25 से लेकर 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में होगा और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। अब भारत, तो आप मैप में देख लो, ये है अपना देश भारत। अच्छा, नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो गया है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता। और चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था अपना देश भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है, यानी कि दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत के पास है। और स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर निर्यातक भारत है। अच्छा, अपने देश भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती थी। पता है आपको किसको हराकर जीती थी? न्यूजीलैंड को हराकर जीती थी। पहली बार भारत में सर्वेक्षण हुआ था और नदी डॉल्फिन के लिए सर्वेक्षण हुआ था। नदी डॉल्फिन के लिए भारत में पहली बार सर्वेक्षण हुआ था। उसमें कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई थी मैंने आपको बताई थी और पॉइंट करके बताई थी। 6300 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई। पहली बार सर्वेक्षण हुआ था नदी डॉल्फिन के लिए इंडिया में। अच्छा, भारत दुनिया भर में जितने भी कैंसर से पीड़ित देश हैं उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु का जो अनुपात है वो अपने देश भारत में है। भारत ने मातृ मृत्यु दर में ड्रास्टिक कमी की थी, यानी कि जो मातृ मृत्यु दर है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, उसमें भारत ने 83% की कमी की। कितनी? 83% की। एक नई वीजा कैटेगरी भी तो भारत ने लॉन्च की थी, वो भी मैंने आपको बताई थी। कौन सी है? आयुष वीजा। भारत की जो प्राचीन उपचार की पद्धतियां हैं उनमें से किसी भी उपचार की पद्धति से कोई भी व्यक्ति अगर इलाज कराना चाहता है तो वो आयुष वीजा लेकर इंडिया आ सकता है। ये वीजा की नई कैटेगरी है जो भारत सरकार ने शुरू की है। अच्छा, भारत कपड़ा और परिधान का 6 नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। अच्छा, एक देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त किया था, उस देश का नाम याद है?
स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया था। और दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र बना रहा है? गैस हाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जो जल और गैस से बने होते हैं। तो गैस हाइड्रेट्स के अध्ययन के लिए समुद्र के नीचे अनुसंधान केंद्र चाइना बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाइना बना रहा है तो मैप में देख लो, ये है चाइना। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है। चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर अभी टैरिफ को फिर बढ़ा दिया है। पहले ये 34% था, फिर बढ़ा दिया है। अमेरिका ने पता है कितना टैरिफ लगाया चाइना पे? 245%। कितना? 245%। चाइना और अमेरिका के बीच में एक तरह का टैरिफ वार चल रहा है। कोई भी किसी भी लेवल तक टैरिफ लगा सकता है। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप ये चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? तो ये बिहार में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बिहार के एक उद्यमी हैं यमुना सिकारिया, इन्होंने मोदी स्मृति संग्रहालय स्थापित किया है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी को जो उपहार दिए गए उनमें से 26 की नीलामी के स्मृति चिन्ह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। और ये जो संग्रहालय है ये नमामि गंगे पहल को समर्पित है। यानी कि जब भी नीलामी से जो भी अमाउंट आएगा तो इसकी आय का जितना भी कलेक्शन होगा वो गंगा नदी के कायाकल्प को समर्पित होगा। तो मोदी स्मृति संग्रहालय, इसका शुभारंभ अभी बिहार में हुआ है। अब बिहार में हुआ है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसे मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर बेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। और बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए? तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। CIFEJ यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। इसके अध्यक्ष चुने गए हैं जितेंद्र मिश्रा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जितेंद्र मिश्रा और यही CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए। अच्छा, आरती सुब्रमण्यम को TCS का नया कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रवीण परदेसी ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए। निधि कैस्ता को लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को ICC पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर मोहन राजन ये अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विरल दावड़ा को डिप्टी CIO नियुक्त किया गया। और नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग है ये एशिया के जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग है। इसमें भारत में IISc बेंगलुरु टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दुनिया के 35 एशियाई देशों की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें 853 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। यानी कि दुनिया के एशिया के 35 देशों की
853 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया और उसके बेस पर ये रैंकिंग जारी की गई। इसमें IISc बेंगलुरु अगर वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो 38वें नंबर पे है, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग में IISc बेंगलुरु 38वें नंबर पे है। लेकिन भारत में जितने भी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल हुए हैं उसमें IISc बेंगलुरु टॉप पर है। IISc बेंगलुरु 38वें नंबर पर है, लेकिन इंडिया में टॉप पर है। इंडिया का दूसरा इसमें अन्ना विश्वविद्यालय शामिल किया गया है। और ये जो IISc बेंगलुरु है ये 2024 की जब रैंकिंग जारी की गई थी तब 32वें नंबर पे था, यानी कि इंडिया में इसकी रैंकिंग गिरी है, लेकिन अभी भी इंडिया में इससे ऊपर कोई नहीं है। तो IISc बेंगलुरु ओवरऑल रैंकिंग में 38वें नंबर पे है, लेकिन इंडिया में टॉप पर है। अच्छा, ये जो रैंकिंग है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन THE लिखा जाता है, THE एशिया रैंकिंग 2025 में टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो ये चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। कौन सी? सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की है, ये टॉप पर रही है। ये है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी, ये इस रैंकिंग में टॉप पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने मनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1895 को। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने अपना 131वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना पता है कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इसने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर महिलाओं के लिए AI कैरियर शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने पिंक E-रिक्शा योजना शुरू की? तो ये महाराष्ट्र ने की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोज़ हैं। वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया। जापान ने, पता है, दुनिया में पहला कंट्री बना है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है और इसका शुभंकर पता है क्या है? गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है गज सिंह। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। जो एंग्लो मणिपुर वार है वो 1891 में हुआ था और इसी की याद में ये खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया और स्पेशली जो स्टिंग नाम का एक एनर्जी ड्रिंक है उस पर बैन लगाया गया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? पहले से ही महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। अच्छा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। दूसरा बना है, पहले पे कौन है? केन्या। अभी गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है,
हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको बताना है कि ISSF विश्व कप 2025 में कौन टॉप पर है, ये जो फाइनल मेडल टैली है इसकी, उसमें कौन टॉप पे है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।